ચંદ્રયાન 3 ને લઈને ઘણી બધી ઉત્સુકતાઓ છે, ઘણા બધા સવાલો છે. કેવી રીતે લેન્ડ થશે, લેન્ડિંગ પ્રક્રિયા કેમ જટિલ છે, અને સૌથી મોટો સવાલ દરેક સામાન્ય માણસના મનમાં છે કે ભાઈ આખરે આનાથી મને શું ફાયદો, સામાન્ય માણસને આ જે મિશન થાય છે એનાથી ફાયદો શું? તો આ જ બધી બાબતોની ચર્ચા કરવી છે, અને ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ખगोलशास्त्री डॉक्टर अमिताभ पांडे जुड़ाए थे. सर, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में. अच्छा सर, सबसे पहले सवाल ये है कि कहा जाता है कि लैंडिंग जितना रोमांचक होता है उतना ही खतरनाक होता है. क्यों ऐसा? मतलब क्या है लैंडिंग के चरण में इतना कि वो इतना खतरनाक बन जाता है? देखिए, जैसे प्रपोज करना बहुत आसान होता है और प्रपोजल का एक्सेप्ट होना मुश्किल होता है, उसी तरह से क्योंकि सबसे मुश्किल काम किसी भी स्पेस मिशन में होता है वो लैंडिंग ही होता है. उसमें दिक्कत क्या होती है कि चंद्रमा पे दिक्कतें और भी ज्यादा है. मंगल पर तो ये होता है कि उसे बहुत थिन एटमॉस्फेयर धरती से लगभग 100 गुना कम है, लेकिन वो फिर भी वो काफी होता है कि पैराशूट का इस्तेमाल कर पाने के लिए. चंद्रमा पर चूंकि वातावरण बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं, आप मान लीजिए, तो उस पर लैंडिंग कराने के लिए आपको उसको मतलब नॉर्मल जैसे लैंडिंग होती है उस तरह से नहीं करके उसमें आप जिस सबसे पहला काम स्टेप ये होता है कि आप चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिट कर रहे हैं, मान लीजिए 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में है, दूसरा जो मिनिमम ऑर्बिट मान लीजिए 30 किलोमीटर है, तो आपको अपने अपने जो मिशन है, अपना जो आपका जो लैंडर है उसकी स्पीड को कम करना होता है. तो स्पीड कम करने के लिए पूरे आप उसके जो थ्रस्टर को जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में थ्रस्टर करके आपको फायर करना होता है. लगातार धीरे धीरे स्पीड कम करनी जानी होती है, और फिर जब वो आपकी जिस कक्षा में आपको पहुंचना है लैंडिंग शुरुआत करने के पहले 30 किलोमीटर की 20 कक्षा में आके आपको फिर उसके बाद अब डबल काम बढ़ जाता है. आपको लगातार इसकी स्पीड को भी कम करते जाना है. दूसरा, अभी जो आपका रॉकेट एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था उसको वर्टिकल करना है, जिसको एटीट्यूड चेंज बोलते हैं. तो एटीट्यूड चेंज करने में पिछली बार हमारे साथ दिक्कत ये हुई थी हमारे चंद्रयान 2 में, तो उसका एटीट्यूड करेक्शन और उसका जो वेलोसिटी को जितना कम करना है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हुई. वो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट बताया जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच थी. उसको ठीक करने के लिए हमने इस बार इसके सॉफ्टवेयर को और ज्यादा बेहतर बनाया, रोबस्ट बनाया. उसमें रिडंडेंसी भी है, एक अगर मान लो फेल हो जाए तो उसके लिए बैकअप भी है. दूसरा, हमारे पास दो जो आपके ऑर्बिटर हैं वो मदद करेंगे, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी और चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर भी. और काफी सारे इसके सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किए गए हैं. इसके सेंसर में, इसका जो थ्रस्टर्स है उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया, उनकी पावर बढ़ाई गई है. पिछली बार लगभग 400 न्यूटन का थ्रस्ट था, 800 न्यूटन का थ्रस्ट किया गया है, क्योंकि आपको थ्रस्टर को ग्राउंड के डायरेक्शन में फायर करके इसकी वेलोसिटी कम करना है लास्ट मोमेंट में. बिल्कुल सर, मतलब बात ये तो सही है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और इसरो ने भी चंद्रयान 2 की गलतियों से काफी कुछ सीखा है. और एक बात इसमें यह भी हमें जानने को मिल रही है कि पिछली बार जो लैंडिंग साइट का एरिया था 500 मीटर बाय 500 मीटर का था, अब इसको बढ़ाया गया है. तो वो क्या है, उस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सके. क्या होता है ना कि जब आप लैंड करने जा रहे हैं तो वहाँ का हमारे पास काफी डिटेल मैपिंग हमारे पास है. हमारे जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने इमेजेस भेजी हैं, और भी जैसे एलआरओ जो यूएस का मिशन था उसने काफी डिटेल मैपिंग किया है. अब उसके बाद भी क्या होता है ना कि आपको जहाँ उतारना है उसमें मान लो थोड़ा सा भी अगर फर्क आ रहा है, या उतरते टाइम आपको यहाँ उतरना है कि 4 कदम बाद उतरना है, वहाँ पे कोई क्रेटर है, कोई वहाँ पे पत्थर है, तो उसको उस कमी को दूर करने के लिए जिससे आपका एक लिवरेज है कि आप यहाँ नहीं तो यहाँ उतार सकते हैं, वो धारा बढ़ जाने से क्या होगा कि आपके पास पहले तैयारी का वक्त भी होगा. आपका जो कैमरा है, जो कोस्टिंग कैमरा बोलते हैं, ठीक से देख सकेगा. अवॉइडेंस मतलब जो कैमरे हैं जो अवॉइड करेंगे किसी ऑब्स्टिकल को. तो ये सारी चीजों को मिला के आपको जितना ज्यादा आपको एक पास जो मार्जिन रहेगा उससे ज्यादा बेहतर तरीके से उतारने में मदद मिलेगी. लेकिन हमारा एक स्पॉट है कि जिस एरिया में हमको उतरना है वहीं उतरेंगे, लेकिन वो आधा 1-2 किलोमीटर इधर आगे पीछे हो सकता है जो सेफ लैंडिंग की जगह हो. क्योंकि अगर जगह में इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, वहां ज्यादा झुकाव होगा तो दिक्कत होगी. तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक बेहतर तरीके से उतार पाए तो हमारे पास काफी गुंजाइश है इसमें बेहतर तरीके से वहां पे उतर पाए. बिल्कुल सर, और अब बात करनी है ऑर्बिटर की, क्योंकि पिछली बार जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2, दैट वाज नॉट अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि ऑर्बिटर जो हमने भेजा गया था पिछले 3-4 साल से वो चंद्र के इर्द गिर्द घूम रहा है. वहां पर वो संशोधन भी काफी कुछ किए हैं, अध्ययन काफी कुछ किए हैं. तो इस बार ये ऑर्बिटर भी बहुत ज्यादा मददरूप हो रहा है, यूजफुल हो रहा है. जो चंद्र की लैंडिंग साइट भी इसने ढूंढी, ये सब जानकारी मिल रही है. तो थोड़ा हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं. लैंडर फेल हुआ था, लैंडर हमारा फेल हुआ था, लेकिन जो हमारा पहली बार तो ऑब्जेक्टिव ये था कि लैंड करने की कोशिश में कामयाब होना. दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा साइंटिफिक रिसर्च करना भी काम था लैंडर का और रोवर का भी, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लैंडिंग था. और लेकिन हमारे ऑर्बिटर ने काफी सारा काम किया, लगभग कह सकते हैं हमारा 70% से ज्यादा मिशन सक्सेसफुल रहा है.
अब अभी भी हमारे सामने पहला चैलेंज यही है कि सबसे सक्सेसफुली सही तरीके से इसको उतारना, और फिर इसके बाद विक्रम रोवर में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं या प्रज्ञान रोवर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपनी साइंटिफिक जानकारी भी देंगे, करीब चंद्रमा के 1 दिन मतलब हमारे 14 दिन के बराबर जो वहां पे काम करें। ऑर्बिटर से हमको जो लैंडिंग साइट को ठीक से डिसाइड करने में एक तो मदद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि लैंडिंग साइट कितने दायरे की हमको लेनी है, कहाँ पे एग्जैक्टली लैंड होना है। उसके अलावा जो और भी काफी सारा डाटा कलेक्शन उसने किया था, चंद्रमा की सतह की जानकारी तस्वीरें वहां से लेके भेजना और सेंसर के जरिए वहां की जानकारी भेजना, टेम्परेचर रेंज क्या है, रेडिएशन लेवल क्या है, तो वहां से ऊपर से भी होता है, लेकिन जो उतरेगा वो और हमारे पास डिटेल जानकारी भेजेगा। फिर उसको लूनर एनवायरनमेंट बोलते हैं, उस एनवायरनमेंट में क्या, तो ये जो हमारा चंद्रयान 2 और 3 को दोनों के ऑर्बिटर मिला के जो है इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे रोवर को विक्रम को लैंड कराने में मदद करेंगे और आगे के जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें मदद करेंगे। बिल्कुल सर, अभी जो लैंडिंग होने जा रहा है, इतिहास बनने जा रहा है, करीबन उसके लिए 4 घंटे से भी कम वक्त अभी बाकी है और सभी भारतीय आज प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं सफलता के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो सामान्य आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसके दिल में एक सवाल भी है, जो स्पेस साइंस ज्यादा नहीं जानता या विज्ञान से ज्यादा नहीं जुड़ा होता, उसके दिल में एक सवाल है कि अगर हम चांद पे जा रहे हैं, हम मंगल पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं स्पेस में, तो उससे मेरा क्या फायदा, इस देश के कॉमन मैन का क्या फायदा? हाँ, ये आपने लाख टके का सवाल पूछा है। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। हमारे मशहूर वैज्ञानिक जिसके बारे में बचपन में पढ़ते हैं, माइकल फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनाना और फिर मैग्नेट से बिजली कैसे पैदा की जाए, इस प्रयोग में कई साल गुजारे। और जब उनको सफलता मिली तो एक चुंबक को कॉइल के अंदर फेंका तो उसमें करंट पैदा हुआ। तो जब उन्होंने इसको क्वीन ऑफ एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन के सामने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, तो यही सवाल शायद किसी ने पूछा था, रानी ने पूछा था या किसी मंत्री ने पूछा था, इसका फायदा क्या है। तो माइकल फैराडे ने जवाब दिया था कि नए पैदा हुए बच्चे का क्या फायदा होता है। तो कोई भी वैज्ञानिक खोज जो करते हैं वैज्ञानिक, उसका फायदा आप ये मान के चलिए, अगर बढ़िया वाला हिसाब भी रखें तो एक एक पैसा आपको अरबों खरबों रुपए देगा आपको फ्यूचर में। क्योंकि कोई भी नई वैज्ञानिक खोज होती है उससे क्या टेक्नोलॉजी मिलेगी आगे जाके, पूरा हमारा जो मानवता का भविष्य जो है बिना अंतरिक्ष में जाए बिना धरती को और बेहतर समझने में मदद करेगा। ये काम हमको धरती की समस्याओं को ठीक से जानने का मौका देगा। और जब हम चंद्रमा पे कल भविष्य में जो पहली इंसानी बस्ती बसेगी उसमें साइंटिफिक लैब होंगी शुरुआत में, तो वहाँ हमारी मौजूदगी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे इंसान को सिर्फ धरती जो पे पैदा हुआ इंसान जो हमारा पालना है, लेकिन इससे बड़े होने के बाद इस पालने को छोड़ने का भी वक्त आने वाला है और लगभग आ गया है। तो ये जो हमारे भविष्य के लिए वैज्ञानिक खोजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा करते हैं, अपना पेट काट के पढ़ाते हैं क्योंकि उनका भविष्य तैयार कर रहे होते हैं। इसी तरह वैज्ञानिक खोजें हमारा भविष्य कर रही हैं। बिल्कुल सर, इंसानी बस्ती जो है वो तो चांद पे हम बसाने जाएंगे, बहुत दूर की बात है वो तो। लेकिन अभी जब हम जा रहे हैं, चंद्रयान 3 जो हमारा जा रहा है, विक्रम लैंडर लैंड होगा, प्रज्ञान रोवर निकलेगा, तो हम क्या खोजने जा रहे हैं चांद पर, हमें मिल क्या सकता है और आने वाले दिनों में कैसे वो हमें यूजफुल हो सकता है? देखिए, हमारा चंद्रयान 1 ने जो बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी कि इसके पहले वैज्ञानिकों को लगता था चांद पे पानी है भी कि नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वहां पे चांद पे पानी होना चाहिए, कुछ मानते थे वैज्ञानिक पानी वहां पे नहीं होगा। लेकिन जब चंद्रयान ने पहली बार उसके पानी के सुराग मिले हमारे चंद्रयान के सेंसर्स को, तब उसी के बाद अमेरिका का एक फॉलोअप मिशन किया हुआ था। उसने उसको कंफर्म किया कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में, खासतौर पर दक्षिण ध्रुव के आसपास ऐसे क्रोटर हैं जिनमें सूरज की रोशनी कभी पहुंचती नहीं है और उसके अंदर बर्फ की एक काफी मोटी लेयर मिलने के प्रमाण मिले। उसके बाद से चंद्रमा को सबसे जरूरी चीज में दुनिया में इंसान के लिए सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से ज्यादा जरूरी चीज है पानी। तो भविष्य का जो अंतरिक्ष हमारा जो अभियान होंगे उसमें पानी एक तरह के ईंधन का काम करेगा। तो अगर हम कभी चंद्रमा से आगे मंगल और दूसरे ग्रहों की यात्रा करना चाहेंगे तो धरती से बड़े बड़े रॉकेट को भेजना संभव नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण काम है, चंद्रमा हमारा एक तरह का बेस स्टेशन बन जाएगा और वहां से फिर आगे की यात्रा होंगी। तो पानी से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन से आप फ्यूल बना सकते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने सांस लेने के लिए कर सकते हो, इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो कई तरह की इस तरह की चीजों के लिए सबसे जरूरी चीज जो पानी मिला है चांद पे, वो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। ओके सर, अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, मेरे जैसे काफी सारे हिंदुस्तानी करीबन जो आम आदमी है उनके दिल में ये है कि ये ट्रेजेक्ट्री पाथ पे जब लैंडर आएगा, लैंड करेगा, जब 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी, तो वो कैसे, फाइनल प्रोसेस क्या होगी, कैसे होगी, थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ आपसे जानना चाहेंगे।
जी हाँ, अभी जो इसका जो ऑर्बिट है उससे हमको इसकी रफ्तार करीब 6000 किलोमीटर पर प्रति आवर की रफ्तार है। इसको घटा के आपको मान के चलिए 60-70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में लाना है, तो उसको रफ ब्रेकिंग बोलते हैं। अचानक से हम उसकी रफ्तार कम करनी होती है। जैसे इसकी रफ्तार कम होनी शुरू होगी, इसका ऑर्बिट जो है और चंद्रमा की सतह के करीब आ जाएगा, जो 5-7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ऑर्बिट करना शुरू करेगा। उसके बाद इसका फाइन ब्रेकिंग शुरू होता है। फाइन ब्रेकिंग में अगेन आपको थ्रस्टर को मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फायर करते जाएंगे, तो इसकी ऑर्बिट हाइट और कम होगी, लेकिन इसको फिर हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से एटीट्यूड से बदल के इसको वर्टिकल करना होगा, जिसको एटीट्यूड करेक्शन बोलते हैं। उसके लिए हमने काफी बेहतर इसमें जो एटीट्यूड करेक्शन थ्रस्टर लगाए हैं, जो पहले हमारे चंद्रयान 2 में 1 सेकंड में लगभग आपका 10 डिग्री का ही एंगल करेक्ट कर पाते थे। अब जो है 1 सेकंड में करीब 25 डिग्री का एंगल करेक्शन भी कर सकते हैं, तो आखिरी मिनट में वक्त बहुत कम है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंप्रूव किए गए हैं। सॉफ्टवेयर को जो उनमें आपको जो कमियों को ठीक करने के लिए उसमें सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म भी है, जो अपने आप को करेक्ट भी करेगा। दूसरी तरफ हमारे चंद्रयान के 1 के 2 के और 3 के जो ऑर्बिटर हैं, लगातार हमारे कंट्रोल सेंटर को पल पल की खबर देते रहेंगे। इसलिए उम्मीद है इस बार ज्यादा सक्सेसफुली उतरेगा। अच्छा सर, हमें ऐसा जानने को मिला है कि जब लैंडर फाइनल पोजीशन में होगा, जब लैंड हो रहा होगा, तो एमओएक्स से वो कोई भी कमांड नहीं लेगा, बैंगलोर से कमांड सेंटर से, मतलब कोई कमांड नहीं लेगा, अपने आप वो प्रोसेस करेगा लैंडिंग की। तो वो कैसे होगा? क्या कोई एआई जैसी सिस्टम लगाई गई है? क्या है जो अपने आप वो डिसीजन लेगा? वो दो ही चीजें आपको उतारने, हाँ उसमें एआई जैसी चीज तो नहीं है, लेकिन उसका सिस्टम काफी इंटेलिजेंट सिस्टम है। एआई तो अभी नई नई शुरुआत हुई है। उसमें बेसिकली होता है कि आपको जो उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है लेजर डॉपलर आपका वेलोसिटी मीटर। वो क्या कर रहा है कि किस रफ्तार से वो नीचे जमीन की तरफ बढ़ रहा है, और उसकी रफ्तार का बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करके आपको देगा, जैसे पुलिस के रडार से मतलब गाड़ियों की स्पीड नापी जाती है। दूसरा एक अल्टीमीटर भी है जो लेजर बेस्ड है, वो कितना मतलब एल्टीट्यूड कितनी हाइट कितनी रह गई है। इसमें ऑप्टिकल अवॉइडेंस कैमरे लगे हुए हैं। तो ये सारे सिस्टम मिलके आपको इसी ढंग से काम करते हैं, क्योंकि तैयारी बहुत जरूरी है। मंगल पे जब अंतरिक्षयान कभी भविष्य में उतारेंगे, तो वहां से सिग्नल आने जाने का टाइम करीब 8 मिनट से भी ज्यादा का होता है। तो वहां तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से बैठ के एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह कंट्रोल कर पाए। तो उसके लिए इंटेलिजेंस सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं। उनमें एरर करेक्शन के मैकेनिज्म होते हैं, रिडंडेंसी होती है। मान लो एक खराब हो गया, दूसरा अपने आप पार्ट उसको टेक ओवर कर लेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारा जो नॉलेज है, जो सारी स्किल है, ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। जी सर, संदेश न्यूज से बातचीत करने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।